नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बेहद ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं। एक संगठन है एम्पावर पीपल और हम उनकी 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये संगठन भारत में मानव तस्करी, खासतौर पर दुल्हन तस्करी और जो ऑनर क्राइम्स होते हैं, मतलब सम्मान के नाम पर होने वाले अपराध, उनसे पीड़ित महिलाओं के साथ काम करता है। हाँ, और इस रिपोर्ट से हमें उनके काम करने का तरीका, उसका क्या असर हो रहा है और उनका विजन क्या है, ये समझने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। और इसमें एक खास बात है उनका पारो फ्रेमवर्क, PARO, यानी पार्टिसिपेशन, एक्सेस, रिकॉग्निशन और ओनरशिप। सहभागिता, पहुंच, पहचान और स्वामित्व। हाँ, बिल्कुल। इसी फ्रेमवर्क के इर्द गिर्द हम आज की चर्चा रखेंगे। ये भी जानना दिलचस्प है कि ये संगठन कहाँ-कहाँ काम कर रहा है, जैसे असम, जो कि एक सोर्स एरिया है, वहां से लेकर हरियाणा जैसे डेस्टिनेशन एरिया तक। जी, और हाल ही में उन्होंने महेंद्रगढ़, हरियाणा में 500 से ज्यादा सर्वाइवर्स की पहचान की है। उनका दिल्ली में एक नेशनल रिसोर्स सेंटर भी है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। PARO में पहला अक्षर है P, यानी पार्टिसिपेशन, सहभागिता। रिपोर्ट में इसे सिर्फ शामिल होने से कुछ ज्यादा बताया गया है। प्रोजेक्ट सील का जिक्र है, ये क्या है? देखिए, सहभागिता का मतलब सिर्फ मीटिंग में बैठना नहीं है। इसका मतलब है सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। होता क्या है कि तस्करी या हिंसा झेल चुकी महिलाएं अक्सर समाज से कट जाती हैं। हाँ, अकेलापन महसूस करती होंगी। बिल्कुल, कलंक का डर होता है। तो प्रोजेक्ट सील का एक हिस्सा है सोशल इंटीग्रेशन, मतलब सामाजिक एकीकरण। ये इसी अलगाव को तोड़ने की कोशिश है। इसमें ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं और सबसे जरूरी पीयर सपोर्ट नेटवर्क बनाना। पीयर सपोर्ट मतलब एक दूसरे का सहारा बनना। एग्जैक्टली। ये सिर्फ मदद लेना नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना है। ये एक सफर है, विक्टिम की पहचान से निकलकर एक लीडर या अपने समुदाय के एक्टिव मेंबर बनने का। रिपोर्ट में एक उदाहरण भी है, यमुनानगर का आजाद वुमेन्स क्लब। इसे एक सोशल एंटरप्राइज बताया गया है। हाँ, ये एक सामाजिक उद्यम है, मतलब ऐसा बिजनेस जिसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि सोशल गुड है। और इसके लिए मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर एक वर्कशॉप भी हुई। जी, और दिलचस्प बात यह है कि इसे लीड किया एक अनुभवी फैशन डिजाइनर और उद्यमी सुश्री मेघना गोहिन ने। अच्छा, और क्या सिखाया? पूरी बिजनेस की समझ दी गई, जैसे प्रोडक्ट की कीमत कैसे तय करें, कस्टमर सर्विस क्यों जरूरी है, अपनी ब्रांडिंग, अपनी पहचान कैसे बनाएं और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी। सप्लाई चेन मतलब सामान कहाँ से आएगा जाएगा, ये सब। हाँ, कच्चा माल कहाँ से लेना है, लॉजिस्टिक्स कैसे संभालना है, बिजनेस में जो रिस्क होते हैं उनसे कैसे निपटना है, ये सारी बातें। और इसका असर भी हुआ। बिल्कुल। महिलाओं ने फिर स्थानीय मेलों में अपनी हाथ से बनी चप्पलें बेची भी। तो ये दिखाता है कि स्किल सिखाने के साथ साथ उसे पहुंचाने के लिए मार्केट तक कैसे पहुंचाएं, ये रास्ता दिखाना भी कितना जरूरी है। सही कहा। तो ये हुई सोशल इंटीग्रेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात। सहभागिता का एक और पहलू है स्किल बिल्डिंग, है ना? हाँ, कौशल निर्माण। और रिपोर्ट में कुछ खास स्किल्स का जिक्र है, जैसे LED बल्ब बनाना और रिपेयर करना, और घर में इस्तेमाल होने वाले सोलर सिस्टम्स को असेंबल और रिपेयर करना। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ये सिलाई कढ़ाई जैसे पारंपरिक स्किल से हटकर है। ये वाले स्किल्स क्यों? अच्छा सवाल है। देखिए, इसके पीछे एक सोच है। ये ऐसे स्किल्स हैं जो सिर्फ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मतलब स्थायी आजीविका ही नहीं देते और घर की इनकम में मदद करते हैं, बल्कि ये महिलाओं को ट्रेडिशनल जेंडर रोल से बाहर निकलने का मौका भी देते हैं। कैसे? अब देखिए, LED बल्ब या सोलर पैनल ठीक करना, ये तकनीकी काम माने जाते हैं। आमतौर पर पुरुषों का एरिया समझा जाता है। हाँ, सही बात है। तो जब महिलाएं ये काम सीखती हैं, तो ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बनता, ये उनकी पहचान बदलता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और ये समाज की सोच को भी चैलेंज करता है। बिल्कुल। और एक तरह से देखें तो ये सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक कि पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है, क्योंकि सोलर एनर्जी तो सस्टेनेबल है ही। रिपोर्ट में असम की सोबिया की कहानी है। उसने यही LED बल्ब बनाना और रिपेयर करना सीखा और बताया गया है कि इससे न सिर्फ उसके घर के बजट में फर्क पड़ा, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ा। ये एकदम सीधा असर है। बिल्कुल। और देखिए, सहभागिता सिर्फ ये नहीं कि कोई बाहर से आकर सिखाए। अच्छा। हाँ, असम के ही झावपारा ग्रुप की अमीना की कहानी है। उसने ग्रुप के अंदर ही दूसरी महिलाओं को सिलाई सिखानी शुरू कर दी। अरे वाह।
मतलब पीयर लर्निंग हुई है तो। एग्जैक्टली, आपसी सीख। तो सहभागिता यहाँ आपसी मदद और स्किल शेयरिंग के रूप में भी दिखती है। तो ये सब मिलकर एक्टिव होना, मिलकर काम करना, एक दूसरे से सीखना, ये सब सहभागिता है। रिपोर्ट में ग्रुप एक्शन वर्कशॉप्स का भी जिक्र है, करनाल में प्रोजेक्ट राइज के तहत और महेंद्रगढ़ में भी। हाँ, ये वर्कशॉप्स बहुत जरूरी हैं। ये सर्वाइवर्स को एक प्लेटफॉर्म देती हैं जहां वे एकजुट हो सकें, अपनी कलेक्टिव स्ट्रेंथ को पहचान सकें और मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ सकें। अंजुम मानो जैसे सर्वाइवल लीडर्स हैं जो इन मंचों पर अपनी कहानियां शेयर करते हैं, जो दूसरों को प्रेरणा देती हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे सहभागिता इंडिविजुअल एम्पावरमेंट से कलेक्टिव एक्शन तक जाती है। चलिए, पारों के अगले अक्षर पर चलते हैं। ए यानी एक्सेस, पहुंच। यहाँ पहुंच का क्या मतलब है? रिपोर्ट कानूनी और भौतिक सहायता की बात करती है। देखिए, जो सर्वाइवर्स होते हैं उनके सामने अक्सर कई तरह की बाधाएं होती हैं। रुकावटें, जैसे उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती। कई बार उनके पास बेसिक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या राशन कार्ड तक नहीं होते। उसके बिना तो कुछ भी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, सरकारी योजनाएं हों, बैंक खाता खोलना हो, सब अटक जाता है। फिर फाइनेंशियल एक्सक्लूजन भी होता है, मतलब आर्थिक रूप से वो सिस्टम से बाहर होते हैं। तो एम्पावर पीपल का काम इन बाधाओं को, इन बैरियर्स को हटाना है। और ये कैसे करते हैं वो? कई तरीकों से। लीगल एड देना, मतलब कानूनी मदद, इसमें सलाह देना, वकील उपलब्ध कराना, कोर्ट कचहरी के चक्करों में साथ देना, ये सब शामिल है। फिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में मदद करना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जैसे बैंक खाते खुलवाने जैसे कामों में हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना, मतलब सिर्फ बताया नहीं बल्कि प्रोसेस पूरा होने तक साथ दिया। रिपोर्ट में सविता का एक कथन है, वो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा। अब मैंने सीखा है कि खाता कैसे खोलना है, मैं अपने समूह की अन्य महिलाओं की मदद कर सकती हूँ। हाँ, ये दिखाता है कि एक्सेस सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं रहती, वो फैलती है, रिपल इफेक्ट होता है। सही कहा। और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, वो भी बहुत जरूरी है। इसमें फिजिकल हेल्थ भी है, जैसे हेल्थ कैंप लगाना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज देना, जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प सुनिश्चित करना। रिपोर्ट में सोनिया की कहानी है जिसे उसके बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए मदद मिली। लेकिन फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी उतना ही फोकस है। क्राइसिस काउंसलिंग, साइकोसोशल सपोर्ट, ये बहुत जरूरी होता है। और मार्केट्स तक एक्सेस, बाजारों तक पहुंच। रिपोर्ट में ई कॉमर्स की बात है, ऑनलाइन व्यापार, वो कैसे? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे यमुनानगर में जो आजाद वुमेन्स क्लब है, उनकी मेंबर्स को लैपटॉप और स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सिखाया गया। डिजिटल पेमेंट्स कैसे लेने देने हैं वो सिखाया गया। अच्छा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपना सामान कैसे बेचें, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस हो या शायद कोई और ई कॉमर्स साइट, ये उन्हें लोकल हाट या मेले से आगे बढ़कर एक बड़े मार्केट तक पहुंचने का मौका देता है। रिपोर्ट में एक मेंबर का कोट है, जब मैंने लैपटॉप छुआ मुझे लगा कि मैं अपना भविष्य खुद लिख सकती हूँ। ये टेक्नोलॉजी से मिलने वाली ताकत का एहसास कराता है। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ ऑनलाइन बेचना सीखना नहीं है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने जैसा है, सप्लाई चेन की बेसिक बातें समझने जैसा है, और सिर्फ एक कारीगर से एक उद्यमी बनने की तरफ एक कदम है। लेकिन पहुंच सिर्फ डिजिटल तो नहीं होती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हरियाणा की मीना की कहानी याद आती है। उसने लोकल मार्केट या हाट में दुकान लगाने के लिए जगह मांगी और उसने कहा, अगर पुरुष यहाँ दुकानें चला सकते हैं तो महिलाएं क्यों नहीं? अधिकार जताना है। ये एक्सेस का एक बहुत ही जमीनी और पावरफुल रूप है। बिल्कुल। अब आते हैं आर पर, रिकॉग्निशन यानी पहचान। इसको कैसे समझा जाए? रिपोर्ट इसे शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ती है। सुनी जाए, आपको इज्जत मिले। अक्सर होता यह है कि तस्करी और हिंसा महिलाओं से उनकी पहचान छीन लेती है, उन्हें जैसे अदृश्य बना देती है। इसे वापस पाने में शिक्षा, एजुकेशन एक बहुत बड़ा जरिया बन सकती है। खासकर असम जैसे इलाकों में जहां गरीबी और बाढ़ जैसी आपदाएं लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करती हैं और तस्करी या बाल विवाह का खतरा बढ़ जाता है, वहां शिक्षा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। तो इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? रिपोर्ट बताती है कि असम में जो बच्चियां स्कूल छोड़ चुकी थीं, उन्हें वापस स्कूलों में लाने के लिए री एनरोलमेंट ड्राइव्स चलाए गए। कई बार स्कूल दूर होता है तो लड़कियां जा नहीं पाती। हाँ, ये तो होता है। तो उन्हें साइकिलें दी गईं। फिर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस में फ्री सप्लीमेंट्री कोचिंग दी गई। अच्छा। फरीदा यास्मीन की कहानी है, जिसने इसी मदद से 10वीं पास की और अब वो नर्स बनना चाहती है। ये दिखाता है कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो सपनों को भी पंख लगाती है। शिक्षा के अलावा पहचान को और कैसे मजबूत किया जाता है? सर्वाइवर कलेक्टिव्स के जरिए, मतलब उत्तरजीवी समूहों के जरिए।
रिपोर्ट हरियाणा के पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़ में ऐसे ग्रुप्स का जिक्र करती है। ये ग्रुप सिर्फ मिलने जुलने की जगह नहीं है, तो फिर क्या है? ये एक्टिव पार्टिसिपेशन के मंच हैं, जहां महिलाएं एक दूसरे का सहारा बनती हैं, पीयर सपोर्ट, लीडरशिप सीखती हैं और मिलकर अपनी आवाज उठाती हैं। शामिला और फरजां का एक कोट है जो इन ग्रुप्स की अहमियत बताता है। अब जब हम जुड़े हैं तो एक परिवार जैसा एहसास होता है। पहले कोई भी जरूरत पड़ती थी तो बाहर मदद ढूंढनी पड़ती थी, अब सबसे पहले हम अपनी बहनों की तरफ देखते हैं। ये बहुत मायने रखता है, ये अपनेपन का एहसास। हाँ, और रिपोर्ट में ये भी है कि मौजूदा ग्रुप्स को मजबूत करने के साथ साथ नए ग्रुप्स भी बनाए गए। पानीपत में ग्रुप्स ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दूसरे सरकारी दफ्तरों का दौरा भी किया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे उन्हें सिस्टम को समझने और उससे जुड़ने में मदद मिलती है, वकालत करने का हौसला आता है। लक्ष्य यही है कि ये ग्रुप्स आत्मनिर्भर बने और वकालत, स्किल डेवलपमेंट और गाइडेंस के लिए स्थायी प्लेटफॉर्म बन जाए। पहचान का मतलब है कि आपको न सिर्फ अपने ग्रुप में बल्कि कम्युनिटी में, सिस्टम में भी पहचाना जाए। यहाँ हम फिर सोबिया की कहानी से जुड़ सकते हैं। एलईडी बल्ब बनाना सीखने से उसे सिर्फ इनकम नहीं मिली, उसे एक नई पहचान मिली, एक हुनरमंद महिला की पहचान। हाँ, ये अच्छा कनेक्शन है। रिपोर्ट में कैथल जिले के जाम्बा और साकरा गांव का भी जिक्र है, जहां महिला अधिकारों पर बैठकें हुई जी, और वहां सरोज कैत और रेखा साकरा जैसे कोऑर्डिनेटर्स ने अहम भूमिका निभाई। ये बैठकें भी कम्युनिटी लेवल पर पहचान बनाने और अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने में मदद करती हैं। और अब PARO फ्रेमवर्क का आखिरी अक्षर O यानी ओनरशिप, स्वामित्व, अपनी कहानी, अपने हुनर, अपने भविष्य का मालिक बनना। रिपोर्ट में सर्वाइवर्स टेकिंग ओनरशिप इन रेजिलिएंट मीडिया जैसी पहल का जिक्र है। ये क्या है? ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। देखिए, अक्सर सर्वाइवर्स की कहानियां दूसरे लोग बताते हैं, कभी सहानुभूति से, कभी सनसनीखेज बनाकर। हाँ, ये होता है। ओनरशिप का मतलब है कि वो खुद अपनी कहानी कहें, अपने तरीके से। पारो वॉइस नाम का एक यूट्यूब चैनल इसी सोच का नतीजा है। इसकी प्रेरणा अंजुम बानो नाम की एक लड़की से मिली जो रिपोर्टर बनना चाहती थी। अच्छा। ये चैनल उन कहानियों पर फोकस करता है जो अक्सर मेन स्ट्रीम में नहीं आती। ये लचीलेपन, रेजिलियंस और ताकत की कहानियां होती हैं, न कि सिर्फ दुख और पीड़ा की। इसे रेजिलिएंट मीडिया कहा गया है, मतलब ऐसा मीडिया जो मुश्किलों से उभरने की क्षमता पर फोकस करे। तो ये सिर्फ अपनी बात कहने का मंच नहीं है। नहीं, ये लीडरशिप और प्रोफेशनल स्किल्स जैसे मीडिया स्किल्स भी सिखाता है। असम में भी आमी पारो नाम से ऐसा ही एक मॉडल है ना? हाँ बिल्कुल, वो लोकल कहानियों पर फोकस करता है, जैसे बाढ़ के बाद जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना या सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ना। ये दिखाता है कि सर्वाइवर्स खुद मीडिया का इस्तेमाल करके एजुकेशन, इंस्पिरेशन और बदलाव ला सकते हैं। ये तो कहानी पर ओनरशिप की बात हुई। आर्थिक उद्यमों से कैसे जुड़ता है ये? हाँ, ओनरशिप आर्थिक उद्यमों से भी जुड़ा है। रिपोर्ट में छोटे पैमाने पर प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग का जिक्र है, जैसे अचार बनाना, कैनवस बैग बनाना, जूट की चप्पलें, साबुन बनाना। ये सब लो इन्वेस्टमेंट वाले काम लग रहे हैं। हाँ, ऐसे काम जिनमें बहुत ज्यादा लागत नहीं लगती, सामान भी आसपास मिल जाता है और जिनसे अपनी छोटी सी शुरुआत की जा सकती है। एक एंटरप्राइज की तरफ पहला कदम। हरियाणा की नूर आयशा की कहानी है रिपोर्ट में, जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, नूर आयशा, उसने अचार और चप्पल बनाना सीखा, अपना छोटा सा काम शुरू किया, उसे बढ़ाया भी, और फिर एक दिन उसने ग्रुप छोड़कर पूरी तरह से अपने दम पर अपना बिजनेस चलाने का फैसला किया। अच्छा, उसने ग्रुप छोड़ दिया? हाँ, और उसका कहना था, जो रिपोर्ट में कोटेड है, मैंने महसूस किया कि मैंने जो कौशल सीखा वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं था, वे मेरे थे, आकार देने के लिए, कुछ ऐसा बनाने का मेरा तरीका जो वास्तव में मेरा हो। ये बहुत गहरी बात है, वास्तव में मेरा हो। यही है ओनरशिप का सार। एजेंसी, अपने जीवन की दिशा खुद तय करने की क्षमता, अपनी पहचान खुद बनाने की ताकत। ये बाहरी दबावों या तयशुदा रास्तों को चुनौती देने का हौसला है। ओनरशिप का मतलब है अपनी राह खुद चुनना, चाहे वो ग्रुप के साथ हो या अकेले। तो हमने देखा कि ये पैरो फ्रेमवर्क सहभागिता, पहुंच, पहचान और स्वामित्व, ये चारों मिलकर कैसे एम्पावर पीपल के काम को एक दिशा देते हैं, एक ढांचा देते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जो सिर्फ फौरी राहत पर नहीं रुकता, बिल्कुल नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट पर जोर देता है। स्किल्स, लीडरशिप, कम्युनिटी इंटीग्रेशन और अपनी कहानी कहने का अधिकार, इन सब के जरिए। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह कि ये चारों चीजें अलग थलग नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मिलकर काम करती हैं। कैसे?
देखिए, पार्टिसिपेशन से रिकॉग्निशन मजबूत होती है, एक्सेस मिलने से ओनरशिप का रास्ता खुलता है। ये एक साइकिल है जो एम्पावरमेंट की तरफ ले जाती है, एक दुष्चक्र को तोड़ने जैसा है जहां एक कदम दूसरे कदम को संभव बनाता है। हमने जिन कहानियों की बात की, सोबिया, अमीना, सविता, मीना, फरीदा, नूर, आयशा, ये सब इसी बदलाव की मिसालें हैं। ये महिलाएं सिर्फ सर्वाइवर नहीं रही, वो लीडर बन रही हैं, उद्यमी बन रही हैं, अपने समुदाय की आवाज बन रही हैं। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। यही इस मॉडल की असली ताकत है, लोगों को उनकी डिग्निटी, उनकी गरिमा और अपना जीवन फिर से हासिल करने में मदद करना। ये विश्लेषण वाकई दिखाता है कि कैसे एक सोची समझी रणनीति, एक फ्रेमवर्क जमीनी स्तर पर कितना गहरा बदलाव ला सकता है। अब एक सवाल मन में आता है जो शायद रिपोर्ट में सीधे तौर पर नहीं पूछा गया, लेकिन इस पूरी चर्चा से उभरता है। पूछिए। हम जानते हैं कि तस्करी और ऑनर क्राइम जैसे मुद्दे बहुत जटिल हैं। इनके पीछे गहरे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण जुड़े होते हैं। तो ऐसे में जो काम एम्पावर पीपल जैसे संगठन कर रहे हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सिर्फ संगठनात्मक प्रयासों के अलावा इन अपराधों की रोकथाम में, प्रिवेंशन में हम सब की, मतलब व्यापक समाज की जागरूकता और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी की क्या भूमिका हो सकती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस पर सोचने की जरूरत है हम सबको। संगठनात्मक काम अपनी जगह है, पर समाज की सोच और भागीदारी के बिना जड़ से बदलाव लाना मुश्किल है। हाँ, तो ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं, और अगर कोई इस संगठन एम्पावर पीपल के काम के बारे में और जानना चाहे या उन्हें सपोर्ट करना चाहे जी, तो रिपोर्ट में जिक्र है कि उनकी वेबसाइट के जरिए ये जानकारी मिल सकती है और उनसे जुड़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।